तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9.12. Write all the geometrical isomers of this compound and how many of these will exhibit optical isomers. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है वो है तो ये यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है यहाँ पर प्लैटिनम यहाँ का सेंट्रल मेटल है। तो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है 4। तो ये एक्चुअली हमारा एक स्क्वायर प्लैनर कंपाउंड है, और स्क्वायर प्लैनर कंपाउंड शो optical isomerism only when square planar compound have unsymmetrical chelating ligands. तो ये तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जब इसके पास अनसिमेट्रिकल चिलेटिंग लिगैंड होगा। जब एक स्क्वायर प्लैनर कंपाउंड में अनसिमेट्रिकल चिलेटिंग लिगैंड्स रहते हैं तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चिलेटिंग लिगैंड्स नहीं है, तो ये जो कंपाउंड है ये कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 9.13 का। Aqueous copper sulfate solution blue in color gives number 1 a green precipitate with aqueous potassium fluoride and a bright green solution with aqueous potassium chloride. Explain these experimental results. ठीक है, तो हमारे पास है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर जो कंपाउंड है वो है Cu एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो ये जब आयोनाइज करते हैं तो ये फॉर्म करता है CuH2O whole 4 2 प्लस सल्फेट आयन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्लू कलर का है, कॉम्प्लेक्स है एंड ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है जो इजीली, इसका जो लिगैंड है H2O ये इजीली रिप्लेस्ड हो जाता है कोई भी लिगैंड से। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिगैंड है H2O, ये जो H2O लिगैंड्स H2O इजीली replaced by F minus और Cl minus आयन। ठीक है, तो ये जो CuH2O whole 4 2 प्लस जो कंपाउंड है इसका कलर है ब्लू। ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। लेबाइल का मतलब है ये जो लिगैंड है H2O जो लिगैंड है वो इजीली रिप्लेस्ड हो जाता है फ्लोराइड और क्लोराइड आयन से। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है हमारे पास, वहां पर ये CuH2O whole 4 किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा F माइनस के साथ, पोटेशियम फ्लोराइड के साथ। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस के लिए हम 4F माइनस लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो वाटर जो लिगैंड है ये रिप्लेस हो जाएगा फ्लोराइड लिगैंड से और ये हमारा हो जाएगा CuF4 2 माइनस प्लस 4H2O। तो ये जो कंपाउंड है इसका कलर है ग्रीन। इसीलिए जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को पोटेशियम फ्लोराइड से ट्रीट करें तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर कॉपर के साथ जुड़ा हुआ जो लिगैंड वाटर है ये फ्लोराइड आयन से रिप्लेस्ड हो जाता है और ये फॉर्म करते हैं
CuF4 जिसका कलर है ग्रीन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है CuH2O4। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? पोटेशियम क्लोराइड के साथ। ये रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर Cl- आयन होगा और ये फॉर्म करेगा CuCl4 ठीक है, तो ये जो CuCl4 है इसका कलर है ब्राइट ग्रीन। इसका कलर है ब्राइट ग्रीन। तो इसीलिए जब ये कंपाउंड कॉपर सल्फेट जब पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो इसका कलर हो जाएगा ब्राइट ग्रीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9.14 का, जो है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी formed when excess of aqueous KCl is added to an aqueous solution of copper sulfate. Why is it that no precipitate of copper sulfide is obtained when H2S gas is passed through this solution? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिसका फॉर्मूला है COH2O4 2+। इसके साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं KCN का, तो यहाँ पर हम लोग के पास है 4Cn- आयन जो KCN से आया है। तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेशन ये एक्सेस अमाउंट में है, तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा CuCN4 2-। तो ये जो कंपाउंड है CuCN4 2-, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और एक स्टेबल कंपाउंड है एंड स्टेबल कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ इसके पास फ्री Cu- आयन नहीं होगा, नो फ्री Cu2+ आयन। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने के लिए ये जब आयोनाइज करेगा इसके पास कोई भी फ्री Cu2+ आयन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर है, तो ये कभी भी फ्री कॉपर आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसके लिए क्या होगा, जब हम इसके अंदर H2 गैस पास कराएंगे, जब हम इसके अंदर H2S गैस पास कराएंगे तो नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। कॉपर सल्फाइड का कोई भी प्रेसिपिटेट हमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री कॉपर आयन ही नहीं है, यहाँ पर कोई फ्री कॉपर आयन नहीं है जो H2S के साथ रिएक्शन करके हम लोग को CuS का प्रेसिपिटेट देगा, जो हमको यहाँ पर CuS का प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फ्री कॉपर आयन नहीं होने की वजह से यहाँ पर कोई भी कॉपर सल्फेट का कोई भी प्रेसिपिटेट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.15। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हमको दिया हुआ है, इसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग हमको देखना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है हमारे पास FeCN6 4-। तो यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 का मतलब ये 3D6 है। और यहाँ पर हमारा जो लिगेंड है वो है साइनाइड, जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये जो d ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा 3D। इसके बाद आएगा 4s,
4p और 4d। फोर एस 4p 4d और यहाँ पर हमारे पास 6 लिगेंड है। तो ये लिगेंड कहाँ बॉन्ड करेगा? ये 2 ऑर्बिटल जो है 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 d ऑर्बिटल और एक s और 3 p ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3 जो एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनर d ऑर्बिटल आर यूज्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसका ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल होगा और इसका मैग्नेटिज्म क्या होगा? ये एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा। ये एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को, क्वेश्चन नंबर 2 को। ये है Fe(F6) 3-। यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 3+। Fe यहाँ पर 3+ स्टेट पर है, तो इसका ये हो जाएगा 3d5। यहाँ पर हमारा जो लिगेंड है वो है फ्लोरीन, जो एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसका अगर d ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा, इसके बाद आएगा 4s 4p और 4d। तो ये है हमारा 3d, ये है 4s 4p 4d। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर नहीं होगा, ये d ऑर्बिटल पे ऑक्युपाई कर लेगा। तो हम लोगों के पास वैकेंट ऑर्बिटल है s p एंड d का। यहाँ पर हम लोगों के पास लिगेंड है 6, तो यहाँ पर एक s 3 p और ये 2 d पर ये फ्लोराइड आयन बॉन्ड करेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 एंड ये हो जाएगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर द आउटर d ऑर्बिटल मींस द 4d ऑर्बिटल आर यूज्ड। सो ये हो जाएगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मैग्नेटिज्म हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, हाई स्पिन कंपाउंड। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है C2O4 होल थ्राइस 3-। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसका मतलब ये है 3d6 है। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर जो d इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाएगा, d इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाएगा। ये है 4s देन 4p और आ जाएगा हमारा 4d। तो ये है 3d 4s 4p 4d। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेयर हो जाएगा 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लोग के पास वैकेंट ऑर्बिटल है 2d का, एक s का, 3p का। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3, ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसका मैग्नेटिज्म हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट को। 4 ये है COF6 3-। यहाँ पर भी कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 3+, यानी कि ये है 3d6। लेकिन यहाँ पर जो लिगेंड है वो है हमारा वीक फील्ड लिगेंड।
तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ का d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगा और हमारे पास जो आउटर d ऑर्बिटल है वो यहाँ पर अब यूज होगा 3d 4s 4p 4d। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये 2s और 3p और 2d का ऑर्बिटल यूज हो जाएगा यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए, ये यूज हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ये हमारा हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसका मैग्नेटिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9.16। ड्रॉ फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो d ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग दिखाना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। तो ये है हमारा, यहाँ पर हमारा एनर्जी डायग्राम है। ये कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेट है ये एनर्जी को शो कर रहा है। ये जो 5 ऑर्बिटल है ये है 5d ऑर्बिटल इन फ्री मेटल आयन। इन फ्री मेटल आयन में जब d ऑर्बिटल का एनर्जी है, जब d ऑर्बिटल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में होता है तो इसका एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये है, ये जो 5d ऑर्बिटल है ये रिप्रेजेंट करता है द एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद हो जाता है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। ये जो 5d ऑर्बिटल है ये अब स्प्लिट कर जाता है 2 सेट पर। ये 2 सेट पर स्प्लिट कर जाता है। ये जो सेट है dx2y2 एंड dz2, ये 2 ऑर्बिटल को कहा जाता है EG सेट, जो एक राइज इन एनर्जी एक्सपीरियंस करता है। These 2 sets of orbital experience rise in energy। और ये जो 3 ऑर्बिटल है इस सेट को कहा जाता है T2G सेट। These 3 orbitals experience a decrease in energy, a fall in energy। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल क्या क्या है, dxy, dyz एंड dzx। तो यहाँ पर बेसिकली 2 सेटों में ये जो d ऑर्बिटल है, जो 5d ऑर्बिटल है, ये 2 सेटों में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है EG सेट और एक हो जाता है T2G सेट। ये जो मिडिल का जो बॉर्डर है इसको कहते हैं बेराई सेंटर, इसको कहते हैं बेराई सेंटर। इस बेराई सेंटर से ये EG लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है ये है 3/5 del 0, 3/5 del 0। और ये बेराई सेंटर से T2G का जो एनर्जी डिफरेंस है ये हो जाता है 2/5 del 0। ठीक है, तो ये है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये है हमारा फ्री मेटल आयन में जब कोई भी लिगेंड इसके पास नहीं था। ये हो जाता है लिगेंड आने के बाद, जब कोई d ऑर्बिटल के साथ लिगेंड जुड़ता है तो ये थोड़ा सा एनर्जी इसका बढ़ जाता है। तो ये हो जाता है एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो 5d ऑर्बिटल है ये दोनों सेटों में डिवाइड हो जाता है। एक जो सेट है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है एनर्जी, और जो 3 सेट है, वो जो 3 ऑर्बिटल है जो T2G सेट फॉर्म करता है वो थोड़ा सा फॉल इन एनर्जी एक्सपीरियंस करता है। ये जो सेट है, ये जो 3 लेवल है, ये जो 3 ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल एक्सपीरियंसेस अ फॉल इन एनर्जी टू फॉर्म अ T2G लेवल एंड दिस 2 ऑर्बिटल्स, ये EG सेट एक्सपीरियंस अ राइज इन एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी डिफरेंस है, ये है 3/5 del 0 और ये है 2/5 del 0। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9.17। What is spectrochemical series? Explain the difference between a weak field and a strong field ligand। चलिए देखते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है?
Spectrochemical series is the arrangement of ligands in the increasing order of their CFSE value. CFSE means क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। ठीक है, इस सीरीज पे जो RH पर जो सब लिगेंड है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इस सीरीज का RHS पर जो लिगेंड्स होता है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो LHS पर जो लिगेंड्स रहता है उसको कहा जाता है वीक फील्ड लिगेंड, उसको कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो सब लिगेंड है जहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। जिन सब लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कार्बोनिल, सायानाइड। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड किसे कहा जाता है? वीक फील्ड लिगेंड जहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, जहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से ये जो पेयरिंग एनर्जी है ये ज्यादा होता है, इसे हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। इसका एग्जाम्पल है वाटर, फ्लोराइड, क्लोराइड एटसेट्रा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9.18। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? How does the magnitude of del zero decide the actual configuration of d orbitals in a coordination entity? तो यहाँ पर हमारा CFSE का डेफिनेशन क्या है? The gain in energy achieved by preferential filling up of orbitals by electron। ठीक है, तो ये जो CFSE इसको हम del zero से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम del zero से डिनोट कर सकते हैं। इसका वैल्यू नॉर्मली लेस देन 0 होता है। अगर इसका वैल्यू 0 होता है तो ये हो जाता है हमारा अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, और अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 होता तो ये हो जाएगा हमारा स्टेबल कंपाउंड। तो del zero के वैल्यू से हम लोग को ये पता चलता है कि वो कंपाउंड स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। इसका वैल्यू 0 होने से ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, और इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 होगे तो ये हो जाएगा हमारा स्टेबल कंपाउंड। अब इस CFSE का वैल्यू, ये CFSE डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर, नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड्स, नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड्स। CFSE डिपेंड्स ऑन number and nature of ligands and the geometry of the compound, and the geometry of the compound। तो ये जो CFSE है, ये crystal field stabilization energy depends on nature of the ligands and geometry of the compound।